हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास होता है, जिसमें हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करते हैं। जैसे कि एनटीपीसी के सिलेबस में बताया गया है कि 40 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न रीजनिंग से और 30 प्रश्न जो है मैथ से पूछे जाएंगे। तो ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग इसमें प्रश्नों को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा यह सेट 7 है। इससे पहले सेट 1 से लेकर के 6 तक को हमने कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन के ख़त्म होने के बाद सेट 1 से लेकर के 6 तक के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी की जीवनी अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी, ठीक है, कि लेखक का नाम क्या है बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। 2 से 3 सेकंड में आप लोग जो है आंसर चुन लीजिए। मैक्सिमम 5 सेकंड आप लोग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंदिरा गांधी की जीवनी यानी कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी के लेखक हैं पुपुल जयकर। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। दरअसल भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004, याद रखिएगा, जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ के तहत, ठीक है, 19(1) अ के तहत जो है ध्वज फहराना नागरिकों का एक मूल अधिकार है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा और वीडियो का लिंक शेयर जरूर करते रहिए। तीसरा प्रश्न है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 206 हैं। और आपसे पूछा गया है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़िए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी पढ़ा कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में ही वर्ड पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ सारे ऑप्शन इंग्लिश में दिए गए हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है रिब्स को पसली, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और शरीर में जो है, मानव शरीर में 12 जोड़ी जो है पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए इनकी संख्या तो 24 होता है, जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पसलियों को आपस में, ये जो पसलियां हैं इनको आपस में एक हड्डी जोड़ती है, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टर्नम। यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, स्टर्नम कहा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, स्टर्नम कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो फ्रंटल है, ये जो है ये कहाँ का हड्डी है, फ्रंटल जो है यह कपाल की हड्डी है। टार्सल जो है ये टखना की हड्डी है। और मेटाकार्पस जो है ये हथेली की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न। और फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक शेयर जरूर करते रहिएगा। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का जो पीएच परास है वो कितना होता है। तो बताइए, पूछा गया प्रश्न है, 2 से 3 बार यह आरआरबी में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप पीएच के बारे में जानिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज पीएच स्केल का किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का रेंज कितना होता है बताइएगा, इसका रेंज कितना होता है, 0 से लेकर के कितना 14 तक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और स्वस्थ शरीर का जो पीएच परास होता है वो होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ईट आउट टू हेल्प आउट, ठीक है, ईट आउट टू हेल्प आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा कि ईट आउट टू हेल्प आउट योजना किस देश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईट आउट टू हेल्प आउट, ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाएगा। और यह योजना जो है यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, जिसको कि आतिथ्य कहा जाता है, इस बिजनेस को जो है इसको शुरू करने में सहायता हेतु यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदान करता है, बताइएगा कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। याद रखिएगा, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में जब हमारा सेशन खत्म होगा उस समय आप अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लगाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73%। 73%। अगर बात करें कि पुरुष साक्षरता कितना था, तो 80.9% था, और महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता 64.6% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा परसेंट में इधर उधर हो सकता है, आपको कहीं कहीं कुछ दूसरा डाटा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनमें। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम कौन सा है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आ गया अल्ट्रासोनिक, अभी इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? तो देखिए अल्ट्रासोनिक को मैं तो यहाँ बता दू रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको यह कौन बताएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप इंग्लिश वर्ड भी पढ़ा कीजिए। तो देखिए अल्ट्रासोनिक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रासोनिक को कहा जाता है पराश्रव्य। ठीक है, ये कहा जाता है पराश्रव्य। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो कान है, यानी कि जो आवाज़ें सुन सकती हैं, उनको कहा जाता है ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल यानी कि श्रव्य, श्रव्य तरंग उसको कहा जाता है। तो उसका रेंज कितना होता है? उसका होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज कहिए, 20,000 हर्ट्ज या कहिए, या फिर 20 किलो हर्ट्ज कहिए। इतना हमारी रेंज की जो ध्वनि है वो हमारी कानों तक पहुंचती है और हम उसे सुन सकते हैं। बाकी अगर बात करें 20 हर्ट्ज से कम की, तो ये हम नहीं सुन सकते। इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, यानी कि हिंदी में इसको बोलें, इसको कहा जाता है अवश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य तरंग। उसके बाद 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा की ध्वनि तरंग है उसको कहा जाता है पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल, जिसको कि पियर ब्रिज कहा जाता है, का निर्माण कर रही है? भारतीय रेलवे जो है कहाँ पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ वाला पुल होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। और किस नदी पर किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, ईजाई नदी पर। किस नदी पर? ईजाई नदी पर। और इसकी जो ऊंचाई होगी सबसे इसके लंबे खंभे की, वो होगी 141 मीटर तक। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मोंटेनिग्रो में जो है सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 139 मीटर है। अब भारत में जो बन रहा है वो 141 मीटर है। कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। किस नदी पर? तो ईजाई नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न की 1024 GB बराबर कितना होगा? बताइएगा 1024 GB बराबर कितना होगा? जल्दी इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, बेसिक सा प्रश्न है। तो देखिए 8 बिट्स में जो है 1 बाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ही आप सारे रिलेशन को बनाइएगा। उसके बाद बात करें कि 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, माफ़ कीजिएगा 1 KB होता है। और 1024 KB बराबर कितना होता है? 1024 KB बराबर कितना होगा? 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट होगा, यानी कि MB होगा। और 1024 MB बराबर होगा 1 GB। और 1024 GB बराबर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वो होगा ऑप्शन बी, 1 टेराबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर की कला जगत के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से 2020 में किसको सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। और विश्वेश्वतीर्थ स्वामी जी को अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, इसी वर्ष दिया गया है अध्यात्म के क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खेल के क्षेत्र में मैरी कॉम को दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है,
उसके बाद सुषमा स्वराज को दिया गया है, अरुण जेटली को दिया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। मधेसी समुदाय के लोग जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल के हैं। नेपाल के निवासी हैं मधेसी। ठीक है, मधेसी जो हैं कहाँ के निवासी हैं, नेपाल के हैं। 13 नंबर देखिए कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को यानी कि डेंसिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर। अगर बात करें हाइग्रोमीटर तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वायुमंडल की नमी मापने में किया जाता है। उसके बाद बात करें अगर हिप्सोमीटर, तो हिप्सोमीटर का जो प्रयोग है ये जल की क्वथनांक मापा जाता है। ठीक है, जल की क्वथनांक मापा जाता है और सागर तल से जो है इसकी ऊंचाई मापा जाता है क्वथनांक के हिसाब से। फैदोमीटर जो है इसके उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। 14 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और रोज़ 8 बजे से हमारा क्लास शुरू हो जाता है। थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो लगभग 8 बजे से 8:10 8:15 में हमारा क्लास शुरू हो जाता है। तो आप लोग जुड़ जाइए और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। बांग्लादेश द्वारा जीते गए 2020 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था। तो देखिए 2020 में जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता जो रहा था भारत रहा था। रनर अप जो रहा था, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश रहा था। ठीक है, रनर अप जो रहा था यानी कि उप विजेता जो रहा था वो भारत रहा था। इसका आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे भारत के यशस्वी जायसवाल। बात करें अगर कि थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो प्रियम गर्ग थे। बांग्लादेश टीम के कप्तान कौन थे, अकबर अली थे। और ये अकबर अली को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अकबर अली ये बांग्लादेश के कप्तान थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1988 में। लेकिन इसके बाद ये बंद हो गया और 1998 से 10 साल के बाद से ये फिर शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। तो हुलुक गिबन जो है ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए हुलुक गिबन जो है यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। उसके बाद चीन में पाया जाता है, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप जान गए होंगे, ऑप्शन डी होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। 16 नंबर देखिए कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है यह कहाँ स्थित है। तो देखिए टीपू सुल्तान मस्जिद को बनवाया किसने था, तो टीपू सुल्तान का 11वां बेटा जो था, 11वां बेटा टीपू सुल्तान का, उसका नाम था घोलम मोहम्मद। ठीक है, उसका नाम था घोलम मोहम्मद। उन्होंने टीपू सुल्तान की जो है याद में यह मस्जिद बनवाई थी और ये जो है कोलकाता में है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है बताइएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो परमाणु संख्या कितना होता है, इसको डिनोट कर से करते हैं, जेड से करते हैं। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, प्रोटॉन की। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया रहे ना तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है एक तत्व में। तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन की संख्या। अगर बात करें कि द्रव्यमान संख्या यानी कि जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है उसको ए से डिनोट किया जाता है। ये जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, लेट बिल्कुल मत लगाइए और सारे लोग आंसर दीजिए। और जिनको आंसर नहीं पता है वो ध्यान से सुनते रहिए। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इनमें से कौन सी धातु जो है वायु प्रदूषण का सबसे अधिक उसका वायु प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सीसा का। याद रखिएगा सही आंसर इसका होगा सीसा। सीसा का जो है निष्कर्षण गैलेना एस्क से किया जाता है। किस एस्क से, गैलेना एस्क से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। 19 नंबर देखिएगा कि इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। तो तारामंडल जो है चेन्नई में है, हैदराबाद में है, जयपुर में भी है, मैसूर में तारामंडल नहीं है। 20 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर जो है नील नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें नील नदी की तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा,
बुडापेस्ट जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे, याद रखिएगा। बगदाद जो है यह टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें लंदन, तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। सिकंदरिया जो है ये नील नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें नील नदी के किनारे और कौन कौन से शहर हैं, तो खार्तूम है, याद रखिएगा। कौन सा शहर है? खार्तूम है और काहिरा है। ये दोनों शहर जो है ये नील नदी के किनारे बसे हुए हैं, और मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कि उन्हें किस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, और किस देश के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। इन्होंने टोटल 90 टेस्ट मैच खेले हैं। उसके बाद 350 ओडीआई खेले हैं, ठीक है, यानी कि वनडे इंटरनेशनल। उसके बाद 98 जो है ये T20 मैच खेले हैं। 60 टेस्ट मैच में इन्होंने कप्तानी की है। उसके बाद अगर बात करें तो 200 ओडीआई में इन्होंने कप्तानी की है, और 72 T20 में कप्तानी की है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इन्हें 2007 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद इनको और कुछ बात करते हैं जो भी इनके अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 2009 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2018 में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में। तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, और इसको हासिल किया है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने। याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो 800 विकेट लिया है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने। उसके बाद 708 विकेट लिया है शेन वार्न ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 619 विकेट भारत के अनिल कुंबले ने लिया है, और अब 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। 23 नंबर देखिए कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन को थोड़ा सा इसमें समय ले लीजिए और पढ़ लीजिए ऑप्शन को ध्यान से। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजी जो है यह बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रकार का अध्ययन है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एपिडेमिक आपने सुना होगा, उसी से बना है ये एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी है? यानी कि मुगल काल की भाषा आपसे पूछी जा रही है। तो मुगल काल के बारे में आप सभी को पता होगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और मुगलों की जो भाषा थी वो थी कौन सी भाषा? फारसी भाषा थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25, सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेशम की कीड़ों का पालन। बात करें मत्स्य पालन, तो इसको कहा जाता है पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो रेशम के कीड़ों का अध्ययन को हो गया ये सेरीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर की भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर की हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें बीएसएफ की, तो इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 28 नंबर देखिएगा कि हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? कर्म साथी प्रकल्प योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, कर्म साथी प्रकल्प योजना। इसका उद्देश्य है बेरोजगार जो युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, और इस योजना के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को जो है
कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर की पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान है। सही है। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट को। अगर बात करें चंद्रयान 2 को, तो चंद्रयान 2 को भी आप कमेंट करके बताइए कि कब लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप और दोनों आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चेयरमैन थे इसके जी माधवन। ठीक है, जी माधवन नायर, यहाँ हिंदी में लिख लेता हूँ, जी माधवन नायर थे। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उस समय चेयरमैन थे के सिवन थे। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं। तो देखिए चेतन भगत की जो पुस्तक है हाल ही में है वन अरेंज्ड मर्डर, यहाँ मैं लिखता हूँ वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये जो पुस्तक है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसको लिखा है योगेंद्र यादव ने। नीना राय की पुस्तक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर है कि हुमायूं को किस लड़ाई में परास्त करने के बाद जो है वहाँ से उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो देखिए हुमायूं और शेर खां के बीच में 2 युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं। 2 युद्ध कौन कौन से हैं, तो एक युद्ध है चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में होता है, किसके बीच में, हुमायूं और शेर खां के बीच में। और इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है और इसी युद्ध के बाद जो है अपना नाम रखता है शेर शाह, शाह की पदवी वो धारण करता है। पहले शेर खां था लेकिन इस युद्ध में जीतने के बाद वह शेर शाह अपना नाम रखता है। दूसरा युद्ध जो होता है वो होता है बिलग्राम का युद्ध 1540 में। इस युद्ध में शेर शाह जीत जाता है और आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है और भारत में अफगान राज्य की स्थापना करने का दूसरा श्रेय जो है, दूसरा कौन था, शेर शाह सूरी था। पहला जो था बहलोल लोदी था। ठीक है, और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को जो है भारत से भागना पड़ता है। खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था, बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद बात करें घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच में, इसमें भी बाबर जीत गया था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये लिख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध इसको मान लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें भी बाबर जीत गया था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और किसके बीच में, हेमू के बीच में, अकबर भी जीत गया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर की हंटर आयोग किससे संबंधित है। हंटर आयोग का संबंध किससे है, बताइएगा। हंटर आयोग का संबंध जो है वो किससे है। तो देखिए हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, तो ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और हंटर आयोग का जो संबंध है वो है शिक्षा के विकास से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर की पुस्तक माध्यमिक सूत्र जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है के लेखक कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे नागार्जुन। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था। इसने गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा था और उसी समय एक चलाया था शक संवत। ठीक है, याद रखिएगा, शक संवत चलाया था। कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करें अगर कनिष्क के दरबार में और कौन कौन से लोग रहते थे, तो चरक रहते थे, वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष रहते थे। 35 नंबर देखिएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी लखनऊ में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की हाल ही में NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है। NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और इसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो है आंध्र प्रदेश में है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है? केरल में है, ध्यान रखिएगा केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की किस दिन पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक दूरी पर होते हैं। और फ्रेंड्स 1 से 6 तक का जो हमारा सेट है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर किया था उसमें भी। तो देखिए किस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिक दूरी होती है, तो अधिक दूरी पूछा जा रहा है, तो अधिक दूरी होती है 4 जुलाई के दिन, और इस स्थिति को जो है अपसौर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कितनी दूरी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। और सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी के दिन होती है, इसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, और इस दिन कितनी दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो इस दिन जो है दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर कि हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनिल जैन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, तो इसका स्थापना 1920 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि भारत में 3 तलाक कानून किस वर्ष लागू हुआ? लागू पूछा जा रहा है। तो देखिए लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 19 सितंबर 2018 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइए और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने दिया है खुद से। रोज़ हमारा यह सेशन चलता है, वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उतना ही आपको, जब आप आंसर कमेंट कीजिएगा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतना ही मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा और रोज़ रात में इस वीडियो को, जो हमारा ये सेशन चलता है उसको ज़रूर देखिएगा, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।